नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। तमिलनाडु का विकलांग समुदाय कर रहा है संघर्ष चुनावी राजनीति में प्रवेश के लिए। 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। सुनेंगे अहमदाबाद की पहली दिव्यांग महिला ऑटो चालक अंकिता शाह के बारे में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से 15 जुलाई तक श्रवण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्में सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित करने को कहा। बुजुर्ग और विकलांग मतदाता चुनाव आयोग की घर से वोट की योजना पर कर रहे हैं विचार। नवोदय विद्यालय में गैर शिक्षण पद भर्ती के लिए अभियान जारी। विन विनायक की ओर से दृष्टिबाधित और अन्य विकलांग लोगों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण। आ गया है एनबीडीए का नया संस्करण। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले क्या है विकलांग व्यक्तियों की मांग। यूनाइटेड अलायंस ने अपने ऐप पर unity.com पर एक नया डिजिटल टूल किया लॉन्च। तैराकी के सपने तो है, लेकिन गोता लगाने के लिए पूल समावेशी नहीं है। 91% विकलांग 35 साल के युवक ने माउंट रेनॉक पर की चढ़ाई। उत्तराखंड में वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए 10 अप्रैल से होगा घर से चुनाव का दूसरा चरण। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम और पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन लागू करे सरकार, कांग्रेस ने की केंद्र से मांग। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen.
Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और रेडियो उड़ान पर अब वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो का, यानी कि कम्युनिटी कलर्स का। दोस्तों, हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर वो तमाम लेटेस्ट खबरें जिन्हें सुनने के लिए आप बेताब हैं। आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस तो हम सुन ही चुके हैं, तो आइए करते हैं आगाज डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। दोस्तों, आज हमारी पहली खबर आती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु का विकलांग समुदाय चुनावी राजनीति में प्रवेश के लिए संघर्ष कर रहा है। विधायी कार्रवाई और जमीनी स्तर पर सक्रियता गहरी जड़ें जमा चुकी है, सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे रही है और विकलांग लोगों के राजनीतिक समावेशन पर जोर दे रही है। सितंबर 2021 में तमिलनाडु के विलीपुरम नगर पालिका के नवामल कापेरी गांव की श्रवण बाधित निवासी ए कविता उम्र 42 साल ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा था, जो राज्य के दिव्यांग समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। दरअसल कविता का ये पहला प्रयास नहीं था। 2011 में उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने तमिलनाडु पंचायत अधिनियम 1994 धारा 33(3) के तहत उनके नामांकन को खारिज कर दिया, जो सुनने या बोलने में अक्षम व्यक्तियों को ऑफिस जाने से रोकता था। विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं और वकालत समूहों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद 2012 में अधिनियम में संशोधन किया गया। लेकिन दोस्तों, 2011 में कविता अपने तरह की अकेली प्रतियोगी नहीं थी। उस वर्ष सभी सदस्यों में लगभग 50 विकलांग व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में समावेशी चुनाव का भारत का इतिहास गणतंत्र के प्रारंभिक वर्षों से चला आ रहा है। देश के पहले और सबसे प्रसिद्ध विकलांग राजनेताओं में से एक दृष्टिबाधित साधन गुप्ता थे, जो 1953 में संसद सदस्य बने थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल का पदभार संभाला था, लेकिन 7 दशक बाद चुनावी राजनीति में विकलांग समुदाय की उपस्थिति नगण्य बन गई। दशकों तक तमिलनाडु के विकलांग समुदाय की ध्यान देने की मांगों को उदासीनता से पूरा किया गया। यहाँ तक कि दिसंबर 2014 की द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि को व्हील चेयर पर रहना पड़ा, तो उन्हें गुस्से में विधानसभा छोड़नी पड़ी, ये कहते हुए कि विधानसभा में विकलांगों के लिए कोई अनुकूल बैठने की जगह ही नहीं है। दोस्तों, तमिलनाडु में पीडब्ल्यूडी के कार्यकर्ता और राजनीतिक भागीदार राजनीति में एक समावेशी और न्याय संगत स्थान स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा संचालित पहल और नीतियों विशेष रूप से आरक्षण पर जोर दे रहे हैं। समुदाय के सदस्यों को संभावित चुनावी उम्मीदवारों के रूप में स्थापित करने के लिए उन्हें पहले मतदाताओं के आवश्यक घटक के रूप में पहचाना जाना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुलभ मतदान तंत्र का सर्वोपरि होना जरूरी है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं 2 अप्रैल की। हर साल 2 अप्रैल ये तारीख वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाई जाती है। ऑटिज्म दरअसल एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो बच्चों के दिमाग में बदलाव के कारण होती है। आसान भाषा में कहें तो इससे पीड़ित बच्चों के दिमाग का विकास अन्य बच्चों की तुलना में कम होता है, जिससे उनके व्यवहार और चीजों को सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ने लगता है। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच इस गंभीर डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाना है, ताकि इससे ग्रसित लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ऐसे में आइए जानते हैं इस गंभीर स्थिति के बारे में कि क्या होता है ऑटिज्म।
ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति के वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन और सोशल इंटरैक्शन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में इस विकार से जूझ रहे लोगों को सपोर्ट करना ही इस दिन को मनाने का असल मकसद है, जो कि खुद में जागरूकता विकसित करने से ही संभव हो सकता है। साल 2021 में इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में पब्लिश हुई एक स्टडी बताती है कि देश भर में हर 68 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है, जिनमें लड़कियों के मुकाबले लड़कों की संख्या 3 गुना ज्यादा है। इससे पीड़ित शख्स को बातें समझने में कठिनाई हो सकती है। मन ही मन वे बड़बड़ाते हैं, शब्दों को समझ नहीं पाते, आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाते, उठने बैठने, खाने पीने का बर्ताव भी औरों से अलग होता है। दोस्तों, इस साल यानी 2024 की वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस, यानी कि इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की आवाज को मजबूत करना, जिससे ऐसे लोगों के लिए समाज में स्वीकार्यता बढ़ सके और वो भी अच्छी जिंदगी, बेहतर करियर की दिशा में आगे बढ़ सके। बता दें कि नीले रंग को ऑटिज्म के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, जिसके चलते हर साल इस दिन प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों को नीले रंग की रोशनी से भी सजाया जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ये बीमारी बच्चों में आनुवांशिक कारणों से होती है। लेट प्रेगनेंसी, समय से पहले बच्चे का जन्म होना, बच्चे के ब्रेन के विकास में बाधा आना, इन सभी चीजों से ऑटिज्म का खतरा बढ़ता है। इन सबसे अलग जन्म के समय जिन बच्चों का वजन जरूरत से अधिक कम होता है, इनमें भी इस गंभीर डिसऑर्डर का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम ऑटिस्टिक बच्चे की पहचान कर सकते हैं? जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को कम्युनिकेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे अलग बच्चे का मन ही मन बड़बड़ाना, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, चीजें समझने और पढ़ने लिखने में दिक्कत होना, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते रहना, किसी के बोलने या कुछ कहने पर कोई जवाब न देना, किसी भी एक काम या सामान के साथ पूरी तरह बिजी रहना आदि ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। क्या है इसके इलाज का तरीका? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑटिज्म का कोई सटीक इलाज तो नहीं है। इससे अलग इस डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों को थेरेपी के जरिए ठीक किया जा सकता है। साथ ही एजुकेशनल प्रोग्राम और बिहेवियरल थेरेपी की मदद भी ली जा सकती है। अब बात करते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के इतिहास की। तो आपको बता दें कि इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 नवंबर 2007 में की गई थी। लोगों में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे 18 दिसंबर 2007 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद इस खास दिन को मनाने के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की गई और तभी से हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसमें ऑटिज्म के लक्षण मौजूद है और आपको लगता है कि उसके ऑटिज्म की पहचान अब तक नहीं की गई है, तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, आइए इस खबर के दौरान हम मिलते हैं अहमदाबाद की पहली दिव्यांग महिला ऑटो चालक अंकिता शाह से। भारत के हर दूसरे शहर की तरह ही अहमदाबाद में भी बहुत सारे ऑटो चालक हैं। ऐसे ऑटो चालक जिनके पास यात्रा को मधुर और यादगार बनाने के साथ साथ बताने के लिए अपने दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं। लेकिन आप खुश हो जाएंगे अगर आपकी मुलाकात अहमदाबाद की पहली दिव्यांग महिला ऑटो ड्राइवर अंकिता शाह से हो जाए। कम उम्र में पोलियो के कारण अपना पैर खोने से भी उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। छोटे मोटे काम करना और अपनी विकलांगता के कारण इंटरव्यूज में अस्वीकार किए जाने के बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। अब तक आप जान गए होंगे कि अंकिता शाह कोई आम ऑटो रिक्शा ड्राइवर नहीं है। वे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में बीए कर चुकी हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर उनके पास अधिक दृढ़ संकल्प है और आत्मविश्वास है। ये सभी बाधाओं से लड़ते हुए शहर की पहली दिव्यांग महिला ऑटो चालक बनने की उनकी यात्रा है। पोलियो के कारण उन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया था। मीडिया से बात करते हुए अंकिता शाह ने कहा कि मैं सिर्फ 1 साल की थी जब मैंने पोलियो के कारण अपना दाहिना पैर खो दिया था।
इसे काटना पड़ा। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे परिवार ने मुझे अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी करने और खुद के लिए कुछ बनने का प्रोत्साहन दिया। सामान्य तौर पर दुनिया उतनी उत्साहवर्धक नहीं थी। 2009 में अंकिता रोजगार की तलाश में अपने गृहनगर पलिताना से अहमदाबाद चली आई। नौकरियों की तलाश करते समय अंकिता को कई अस्वीकृतियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो अंग्रेजी में पारंगत नहीं थी। एक छोटे शहर से आई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था उनका कृत्रिम अंग। अपने 7 सदस्यों वाले परिवार में सबसे बड़ी संतान होने के नाते उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। आखिरकार अंकिता को एक कॉल सेंटर, एक रियल एस्टेट फर्म और होटल में हाउसकीपर के रूप में छोटी मोटी नौकरियां मिल गई। उन्होंने कई ऐसी नौकरियां की जो उनकी योग्यता के साथ न्याय नहीं करती थी। फिर भी उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण पाने का आत्मविश्वास था। 2019 में अंकिता को अपने जीवन में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब उनके पिता को आंतों का कैंसर हो गया। इस दुखद स्थिति ने उन्हें अपने जीवन और करियर का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। उन्हें एक लचीली नौकरी की जरूरत थी जो उन्हें अपनी शर्तों पर पैसा कमाने में मदद करे। और तभी अहमदाबाद की पहली दिव्यांग महिला ऑटो रिक्शा चालक बन पाई। ऑटो रिक्शा चलाना सीखना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, ये वे अपने दोस्त से सीख पाई। लाल जी बारोट एक दिव्यांग ऑटो रिक्शा चालक और अंकिता के एक दोस्त हैं, जिन्होंने 3 पहिया वाहन चलाने में महारत हासिल करने में उनकी मदद की। लाल जी बारोट की बदौलत अंकिता को हाथ से चलने वाले ब्रेक वाला एक कस्टमाइज्ड ऑटो मिल गया। ये दृढ़ निश्चयी महिला रोजाना 10:30 बजे से रात 8:30 बजे तक लोगों को फेरी लगवाती है। वो अपनी शर्तों पर ऑटो चलाती है और वास्तव में अपनी पिछली कई नौकरियों से 2 गुना ज्यादा कमाती है। अपनी कमाई को और बढ़ाने के लिए अंकिता एक कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से भी जुड़ी है। आज अंकिता प्रति माह लगभग 25,000 रुपए कमा लेती है। वे अपनी कहानी से सभी को प्रेरित करती है। जब से वो ऑटो रिक्शा चला रही है, वे अपने परिवार की मुख्य कमाई करने वाली बन चुकी है। उनके धैर्य और वित्तीय सहायता से उनके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आया है और अपने परिवार के समर्थन से वो वास्तव में पहले से ही कहीं अधिक मजबूत बन चुकी है। वास्तव में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और अंकिता को उम्मीद है कि उनकी कहानी महिलाओं और दिव्यांग दोनों को ही प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, हम सभी लड़ने की ताकत रखते हैं। ये हमारे अंदर छिपी हुई है। हमें इस शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए बस एक साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। दोस्तों, खबर है दिल्ली उच्च न्यायालय से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई तक श्रवण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्मों को सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने ये कहा है कि पहुंच एक कानूनी अधिकार के रूप में लागू करने योग्य है और यहाँ तक कि निजी पक्षों को भी सुनने और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित आवास उपाय करने होंगे। अदालत ने पाया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुनने और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थिएटर्स में फीचर फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी में पहुंच मानकों का मसौदा दिशा निर्देश तैयार किया है और इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। दिशा निर्देशों को अब MIB द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और 15 जुलाई 2014 को या उससे पहले अधिसूचित भी किया जाएगा। ये स्पष्ट किया गया है कि उक्त दिशा निर्देश पहुंच सुविधाओं के प्रावधान को अनिवार्य बना देंगे और सभी हितधारकों द्वारा अनुपालन के लिए उचित अवधि प्रदान करेंगे। एक श्रवण या दृष्टिबाधित व्यक्ति को फिल्म थिएटर तक आसानी से पहुंच मिल सकती है, लेकिन वो फिल्म का आनंद नहीं ले पाएगा अगर इसे मनोरंजक बनाने के लिए उपाय निर्माताओं, थिएटर्स प्रबंधकों, OTT सहित अन्य हितधारकों द्वारा नहीं किए गए हों। अदालत ने कहा कि पहुंच सुविधाओं का प्रावधान न करना विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत अपराध होगा और राज्य का ये सुनिश्चित करने का सकारात्मक दायित्व है कि विकलांग जनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित संभव कदम उठाए जाएं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जल्द से जल्द दिशा निर्देशों को अधिसूचित करने का पूरा इरादा रखती है और उनके वकील ने अधिसूचित करने के लिए 1 अगस्त तक समय मांगा है, क्योंकि सभी हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर विस्तार से विचार किया जाना है। अदालत ने कहा कि MIB फिल्मों में पहुंच सुविधा को शामिल करने पर किसी भी प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिए एक अवर सचिव को नामित अधिकारी के रूप में नामित करेगा। पहुंच महत्वपूर्ण है और कानूनी अधिकार के रूप में लागू करने योग्य है। अदालत ने आगे कहा कि श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अधिक पहुंच सक्षम की जानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अदालत का ये आदेश दृश्य और श्रवण बाधितों से पीड़ित 4 व्यक्तियों की याचिका पर आया है, जिन्होंने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की थी। इन 4 याचिकाकर्ताओं में एक कानून के छात्र हैं, 2 वकील और एक विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता है, जिन्होंने तर्क दिया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार को विकलांग लोगों तक सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने होंगे। उनमें से 3 दृष्टिबाधित हैं, जबकि चौथा सुनने में अक्षम है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर आती है नई दिल्ली से। दिल्ली के गुल शिवदासानी का मानना है कि 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों और 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों के लिए चुनाव आयोग की घर से वोट योजना एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन दिल्ली निवासी अभी भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालना पसंद करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए मतदान एक नागरिक कर्तव्य से भी कहीं अधिक है। ये उनके लिए व्यापक समुदाय के साथ जुड़ने का एक अवसर है। वे कहते हैं कि मतदान केंद्र में कदम रखना उन कुछ अवसरों में से एक है जब मुझे अपने घर की सीमा से परे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए वोट फ्रॉम होम योजना का अनावरण किया, जिससे 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को और 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की चुनाव में भागीदारी की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। श्री शिवदासानी ने अपने आयु वर्ग के कई लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक सराहनीय निर्णय है, लेकिन मैं अभी भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालना पसंद करता हूँ।
घर पर मेरे बच्चों द्वारा मेरे निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है। हालांकि बूथ पर मैं अपनी पसंद का चुनाव करने के लिए आश्वस्त हूँ। शिवदासानी की हिचकिचाहट इस पहल के प्रति बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं द्वारा अपनाए गए सतर्क रुख को दर्शाती है। अलीगढ़ में व्हीलचेयर उपयोगकर्ता शबनम बेगम ने कहा है कि मतदान एक अत्यंत व्यक्तिगत पसंद है और मैं शारीरिक रूप से मतदान करने के अनुभव को महत्व देती हूँ। जबकि कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया कि अधिकांश विकलांग और बुजुर्ग व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मतदान करना पसंद करेंगे, उन्होंने ये तर्क भी दिया कि कुछ को उनकी स्थिति की गंभीरता के कारण इस सुविधा की आवश्यकता है। विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच के महासचिव मुरलीधरन ने कहा कि हालांकि जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिक ठोस प्रयास जरूरी है, लेकिन हर कोई इस योजना के बारे में शिवदासानी की शंकाओं से सहमत नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, इसलिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या और 40% विकलांगता वाले लोगों की संख्या जानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इनमें से अधिकांश लोग लंबे समय से अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ लोग विकलांग थे, जो उस वर्ष भारत की जनसंख्या का 2.21% था। लेकिन अब ये आंकड़ा काफी बढ़ चुका होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे। वोटों की गिनती 4 जून से होगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पद भर्ती के लिए। नवोदय विद्यालय समिति ने गैर शिक्षण विभिन्न पदों के लिए भर्ती अभियान 2024 जारी किया है। जो उम्मीदवार इस नवोदय विद्यालय स्टाफ, नर्स, एएसओ, अनुवादक, सहायक, आशुलिपिक यानी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, एमटीएस, पर्यवेक्षक, जूनियर सचिवालय सहायक, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भर्ती परीक्षा के लिए 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए यहां पर 13 सीटें आरक्षित की जा चुकी हैं। महिला स्टाफ नर्स में 2 रिक्तियां हैं। स्टेनोग्राफर 1 रिक्ति, योग्यता इंटरमीडिएट प्लस स्टेनो। केटरिंग सुपरवाइजर 1 रिक्ति, योग्यता होटल प्रबंधन में डिग्री। जूनियर सचिवालय सहायक एनवीएस कैडर 4 रिक्तियां हैं, योग्यता इंटरमीडिएट प्लस टाइपिंग है। लैब अटेंडेंट 1 रिक्ति है, योग्यता विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट है। मेस हेल्पर 4 रिक्तियां मौजूद हैं, योग्यता 10वीं कक्षा के साथ 5 साल का अनुभव है। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं exams.nta.ac.in पर, जहां पर आप एनवीएस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुफ्त प्रशिक्षण की। विन विनया दृष्टिबाधित और अन्य विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के अवसर प्रदान करने में रोमांचित है। ये प्रशिक्षण नौकरी के बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। विन विनया के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल है उन्नत एमएस एक्सेल, अभिगम्यता परीक्षण, एचआर भर्ती, संचार कौशल और भी कई अधिक चीजें। यहाँ पर अगले सप्ताह से एक्सेसिबिलिटी प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 8123152102 या हिंदी में नोट करें 8123152102 या फिर आप ईमेल कर सकते हैं sourcing@winvinayafoundation.org पर। याद रहे sourcing@winvinayafoundation.org पर। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं एनवीडीए के नए संस्करण के बारे में। एनवी एक्सेस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एनवीडीए संस्करण 2024.1 जारी किया है। उपयोगकर्ता एनवीडीए के नवीनतम संस्करण को अपडेट और डाउनलोड कर सकते हैं। एनवीडीए 2024.1 डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं www.nvaccess.org पर। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि एनवीडीए 2024.1 में नया क्या है।
एक नया ऑन डिमांड स्पीच मोड इसमें जोड़ा गया है। जब भाषण ऑन डिमांड होता है तो NVDA स्वचालित रूप से नहीं बोलता है। NVDA की सेटिंग्स की स्पीच श्रेणी में अब साइकिल स्पीच मोड कमांड यानी NVDA+S से अवांछित स्पीच मोड को बाहर करना संभव है। इसी के साथ एक नया नेटिव सिलेक्शन मोड इसमें जोड़ा गया है, NVDA+Shift+F10। इसके द्वारा इसे टॉगल किया जा सकता है। ये अब मोजिला फायरफॉक्स के साथ NVDA के ब्राउज मोड में उपलब्ध है। चालू होने पर ब्राउज मोड में टेक्स्ट का चयन फायरफॉक्स के स्वयं के मूल चयन में भी हेरफेर करेगा। Ctrl+C के साथ टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाना सीधे फायरफॉक्स में चले जाएगा। इस प्रकार NVDA के सादे पाठ प्रतिनिधित्व के बजाय समृद्ध सामग्री की प्रतिलिपि बनाई जाएगी। इसी के साथ एड ऑन स्टोर अब कई एड ऑन का चयन करके बल्क क्रियाओं जैसे कि इंस्टॉल करना, एड ऑन सक्षम करना को समर्थन करता है। चयनित एड ऑन के लिए समीक्षा वेब पेज खोलने की एक नई क्रिया है। साथ ही ऑडियो आउटपुट डिवाइस और डकिंग मोड विकल्प सिलेक्ट सिंथेसाइजर डायलॉग से हटा दिए गए हैं। इन्हें ऑडियो सेटिंग पैनल में पाया जा सकता है, जिसे NVDA+Ctrl+U से खोला जा सकता है। इसके पश्चात eSpeak NG, लीबी लुइस ब्रेल अनुवादक और यूनिकोड CLDR को अद्यतन किया गया है। साथ ही नई थाई, फिलिपिनो और रोमानियाई ब्रेल टेबल भी उपलब्ध कराई गई है। विशेष रूप से एड ऑन स्टोर ब्रेल, लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑडियो के लिए कई बग फिक्स किए जा चुके हैं। अधिक अपडेट के लिए कृपया आप विजिट करें www.nvaccess.org पर। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले विकलांग मतदाताओं का क्या कहना है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय संघ के संस्थापक अध्यक्ष राहुल देशमुख ने कहा कि चूंकि विकलांग व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि वे समाज का हिस्सा है। उन्हें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उनके साथ वोट बैंक के रूप में नहीं बल्कि सहानुभूति से व्यवहार करे। वे 10 लाख से भी अधिक मतदाता हैं। विकलांग लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। घोषणा पत्र के कवर पेजेस पर लिखा जाता है विकलांग नागरिकों के लिए और विकलांग नागरिकों द्वारा। घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विकलांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन केंद्र और राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क द्वारा बनाया गया था। अन्य बातों के अलावा निकाय ने विकलांगता के लिए 5% बजटीय आवंटन, सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए वन नेशन वन पेंशन की तरह 5,000 रुपए की मासिक पेंशन की मांग की गई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में कुल 82 लाख मतदाताओं में से लगभग 85,000 विकलांग लोग हैं। इस चुनाव में सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच की कमी, बीमा पॉलिसियों से इनकार, राजनीति में प्रतिनिधित्व की कमी, उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट का दर और वोट देने के अधिकार का उपयोग करने में बाधा डालने वाली बाधाओं से संबंधित समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं। मतदान केंद्रों पर ब्रेल में पढ़ते समय धैर्य रखना और विकलांगों को ऋण वितरण का बेहतर कार्यान्वयन चिंता के अन्य क्षेत्र हैं, जिनका उल्लेख निकाय ने घोषणा पत्र में किया है। दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय संघ के संस्थापक अध्यक्ष राहुल देशमुख ने कहा कि 85,000 इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि सांसद या विधायक इसे मजबूत वोट बैंक मान सके, इसीलिए उनके लिए बहुत कुछ नहीं बदला है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा से वंचित किया जाता है, जबकि ये एक ऐसा समूह है जिसे प्राथमिकता के आधार पर इसकी आवश्यकता होती है। श्री देशमुख ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा और विकलांग मासिक भत्ते में वृद्धि की मांग की है। 2,000 रुपए में आप 2 समय की टिफिन सेवा भी नहीं खरीद सकते, तो ये छोटी सी राशि कैसे मदद करेगी। ये निम्न वित्तीय तबके में है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे उन्हें थोड़ा पैसा बचाने में मदद मिल सके। उनके लिए यात्रा मुफ्त की जानी चाहिए। श्री देशमुख ने संक्षेप में बताया कि विकलांग व्यक्ति किस प्रकार उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक उम्मीदवार जो समूह को कमजोर वोट बैंक के रूप में न देखता हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हो जो महसूस करता है कि उसे सेवा करने का अवसर दिया गया हो, जो अपने कार्यकाल को
बुनियादी अधिकारों से वंचित लोगों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के अवसर के रूप में लेता हो। चूंकि विकलांग व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वे समाज का हिस्सा हैं। वे ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उनकी आशाओं, मुद्दों और मांगों के प्रति संवेदनशील हो। दोस्तों, आपको बता दें कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने ऐप और unity.com पर एक नया डिजिटल टूल लॉन्च किया है जो कि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए ऐसी उड़ानें ढूंढना आसान बनाता है जो उनके व्यक्तिगत गतिशीलता उपकरण के विशिष्ट आयामों को सर्वोत्तम रूप से समायोजित करते हैं। एयरलाइंस ने ये भी घोषणा की कि यदि ग्राहक को अपनी व्हील चेयर को समायोजित करने वाली उड़ान के लिए अधिक भुगतान करने की आवश्यकता हो तो पात्र ग्राहक किराए के अंतर की वापसी की मांग कर सकते हैं। यूनाइटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य ग्राहक अधिकारी लिंडा जोजो ने कहा कि जितना अधिक हम ग्राहक के डिवाइस के बारे में जानेंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उनका अनुभव अच्छा हो। बुकिंग और चेक इन से लेकर उड़ान तक इस अनुभव को सुखद बनाया जा सकता है। ये नए उपकरण और नीतियां कर्मचारियों को सफलता के लिए तैयार करती हैं, खासकर रैंप पर या गेट पर काम करने वाले कर्मचारियों को। यूनाइटेड स्पाइन एसोसिएशन व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए हवाई यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में इस मजबूत पहले कदम की सराहना करते हैं। व्यक्तिगत व्हीलचेयर वाले ग्राहक यूनाइटेड ऐप या united.com पर जा सकते हैं और अपनी उड़ान का चयन कर सकते हैं। पहले उड़ान खोज परिणाम पृष्ठ पर फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई ग्राहक पसंदीदा उड़ान लेने में असमर्थ है क्योंकि उनकी व्हील चेयर विमान के कार्गो के दरवाजे के माध्यम से फिट नहीं होती है, तो वे और एक उच्च किराए के साथ संयुक्त उड़ान ले सकते हैं जो उसी दिन एक ही मूल और गंतव्य के बीच उनकी व्हील चेयर को समायोजित कर सके। दोस्तों, खबर आती है चेन्नई से, जहां पर तैराकी के सपने देखने वाले कई लोग मौजूद हैं, लेकिन कई पूल मौजूद नहीं हैं जो समावेशी हो। कई विकलांग लोगों को सक्षम होने का एहसास तैराकी के दौरान ही होता है। व्हीलचेयर वाले लोग पानी के अंदर अपने अंगों को हिलाने की स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, कुछ ऐसा जो वो जमीन पर कभी नहीं कर पाएंगे। कई लोग हाइड्रोथेरेपी यानी जल व्यायाम अपनाते हैं और कभी कभी पैरालंपिक चैंपियन भी बन जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये एक लंबा सफर होता है। 1.5 लाख विकलांग लोगों वाले चेन्नई में GCC और तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए 7 पुलों में से केवल 2 हैं जो विकलांग लोगों के लिए सुलभ है। SDAT के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक रैंप पुल में जाता है। वहाँ एक बैठने की लिफ्ट है जो व्हील चेयर वाले व्यक्ति को पुल में उतारती है, लेकिन वो लिफ्ट खराब है। वेलाचेरी में STAD पुल में बैठने की लिफ्ट तो है, लेकिन रैंप नहीं है। ये पुल विकलांग लोगों के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं है। शौचालयों में रैंप नहीं है। 53 वर्षीय पैरालंपिक तैराक माधवी लता ने कहा कि कभी कभी वे लकड़ी के रैंप लगा देते हैं। डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस के सदस्य सतीश कुमार ने कहा कि अन्य पुल दुर्गम हैं, जिनमें कोई रैंप या बैठने की लिफ्ट नहीं है। इन सुलभ स्विमिंग पूल्स में तैरने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एक अधिकारी के अनुसार ऑटिज्म और अन्य विकलांगता वाले बच्चे भूतल पर STAT पूल का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें परिसर के प्रवेश द्वार पर रैंप होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी पूल को हाइड्रोथेरेपी के लिए गर्म नहीं किया जाता। सुलभ सार्वजनिक पूल में से एक के प्रशिक्षक ने कहा कि हर दिन लगभग 20 लोग अभ्यास के लिए पूल में आते हैं। पहले 30 से 40 लोग आते थे, लेकिन मॉनसून के दौरान कई लोग नहीं आते हैं क्योंकि पानी ठंडा होता है। कोई भी GCC पूल पहुंच योग्य नहीं रहता। जब इनके रखरखाव के बारे में पूछा गया तो मरीना के पास पूल का रखरखाव करने वाले ठेकेदार ने बताया कि हम अभी बदलाव नहीं कर सकते। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा था कि सभी इमारतों को भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देशों और मानकों का पालन करना चाहिए। GCC के एक अधिकारी ने कहा कि जब हम अन्य 2 स्विमिंग पूलों के रखरखाव के लिए टेंडर देंगे तो हम सुलभ बुनियादी ढांचे को भी शामिल करेंगे।
दोस्तों अब खबर सुनते हैं उदय कुमार के बारे में, जो एक निःशक्त युवक है और अपने हौसले के बलबूते पर वे हैरत में डाल देने वाली साहसिक उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। सिक्किम में रहने वाले 35 साल के उदय कुमार 91% तक शारीरिक विकलांग है, लेकिन वे माउंट रेनॉक पर चढ़ाई करने में सफल हो चुके हैं। उदय कुमार ने अपनी इस विस्मयकारी उपलब्धि के साथ पश्चिम सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में 16,500 फीट की ऊंची चोटी पर फतह हासिल करके पर्वतारोहण के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। श्री उदय कुमार HMI की एक टीम के साथ 5 मार्च को शिखर पर चढ़े थे और अभियान 18 मार्च को खत्म हुआ। शिखर पर चढ़ाई के दौरान उदय कुमार ने खतरनाक ढलानों और चढ़ाई के साथ साथ अप्रत्याशित मौसम के हालात का भी सामना किया। हालांकि पूरे सफर के दौरान वे अपने संकल्प पर अड़िग रहे और हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते गए। अभियान का एक ऐतिहासिक क्षण ऐसा भी था जब ये अभियान समाप्त हुआ और उदय कुमार माउंट रेनॉक पर 780 वर्ग फुट का सबसे बड़ा भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति बन गए। उदय कुमार ने अपनी उपलब्धि का श्रेय HMI की टीम और ग्रुप कैप्टन जय किशन को दिया। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप कैप्टन जय किशन और HMI की टीम के कारण ही संभव हो सका, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो और जिसका एक पैर ना हो और दूसरे पैर में केवल 4 उंगलियां हो, जिनमें से केवल 3 ही चढ़ने में काम आती है, ऐसे व्यक्ति के लिए 16,500 फीट की ऊंचाई एक दूर के सपने की तरह लग सकती है। उन्होंने कहा, इस सब के बीच कोविड ने भी मेरे मनोबल को प्रभावित किया था, लेकिन उसके बाद मैं जय किशन सर से मिला। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और हर दिन मेरा मार्गदर्शन किया। मैंने HMI में जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। श्री उदय कुमार ने अपनी पर्वतारोहण यात्रा जारी रखने और ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, माउंट रेनॉक तो बस शुरुआत है, अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि उदय कुमार की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उन्हें पर्वतारोहण के इतिहास में स्थान दिलाया है, बल्कि एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नया विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम हो चुका है। दोस्तों, खबर है उत्तराखंड से। वृद्ध मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही वोट करने की सुविधा का निर्णय निर्वाचन आयोग ने ले लिया था। राज्य में अभी तक 9,993 वृद्ध महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर घर जाकर वोटिंग का दूसरा चरण 10 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 12,892 वृद्ध दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने का आवेदन किया है। वहीं प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में आदर्श दिव्यांग पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि चुनाव आयोग वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए कई सुविधाएं देता है। राज्य में कुल 65,160 वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी आयु 85 साल से ऊपर है। इसी के साथ राज्य में 80,335 से भी अधिक दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए जा चुके हैं। घर से मतदान करने के लिए 2,899 से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि वैध है, जिन पर घर में जाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी ARO के माध्यम से इन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रूट प्लान्स तैयार किए गए हैं। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर जाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 से 10 अप्रैल तक का प्रथम चरण का मतदान करने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, खबर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर से है। यहाँ पर कर्नल रोहित चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस की एक ही मांग है, वो 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम है, जिसे UPA सरकार ने दोनों सदनों में पास किया था। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन के लिए पूरा मसौदा तैयार किया गया था। इस पर कुल 8,300 करोड़ रुपए का खर्च आना था। मोदी सरकार ने इसे 2015 में लागू किया, लेकिन इसके कई पहलू हटा दिए और कुल 5,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
कांग्रेस ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के समर्थन में केंद्र सरकार से कई मांगे की है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने यूपीए सरकार द्वारा पास की गई 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम और पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम लागू कराने, पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए मेडिकल स्कीम के 6,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। तमिलनाडु का विकलांग समुदाय कर रहा है संघर्ष चुनावी राजनीति में प्रवेश के लिए। 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। सुनेंगे अहमदाबाद की पहली दिव्यांग महिला ऑटो चालक अंकिता शाह के बारे में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से 15 जुलाई तक श्रवण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्में सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित करने को कहा। बुजुर्ग और विकलांग मतदाता चुनाव आयोग की घर से वोट की योजना पर कर रहे हैं विचार। नवोदय विद्यालय में गैर शिक्षण पद भर्ती के लिए अभियान जारी। विन विनायक की ओर से दृष्टिबाधित और अन्य विकलांग लोगों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण। आ गया है एनवीडीए का नया संस्करण। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले क्या है विकलांग व्यक्तियों की मांग। यूनाइटेड अलायंस ने अपने ऐप पर unity.com पर एक नया डिजिटल टूल किया लॉन्च। तैराकी के सपने तो है लेकिन गोता लगाने के लिए पूल समावेशी नहीं है। 91% विकलांग 35 साल के युवक ने माउंट रेनॉक पर की चढ़ाई। उत्तराखंड में वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए 10 अप्रैल से होगा घर से चुनाव का दूसरा चरण। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम और पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन लागू करे सरकार, कांग्रेस ने की केंद्र से मांग।